माइक लगा दूं तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने जो लास्ट टाइम किया वो था रेमेडीज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सेलिंग। मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। जी, ये आपसे शेयर हो गया। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है जी। तो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के टॉपिक में भी बताते हैं आपको आज का अगला सवाल। सही, ओके। अब थोड़ा मौजू चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा ना एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो चुका है, तो लेट्स हैव अ चेंज डिस्कशन। लिखना शुरू करेंगे साथ साथ। तो द क्वेश्चन इज व्हाट आर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल चुना हुआ है ना। व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक assistance. What are the costs and benefits of foreign aid and economic assistance? ये है हमारा सवाल। तो हेडिंग डालेंगे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड। अच्छा, एक बात और करें ना, ये चैप्टर भी है, दिस बेसिकली एक चीज मैं ऐड कर दूं, दिस इज अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉरेन एड, ठीक है। What are the costs and benefits of foreign aid and economic assistance? हेडिंग डाली हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड। तो बात ये कि भाई फायदे क्या हैं फॉरेन एड के और इसके बदले में हमें नुकसान क्या होता है। अच्छा जी, तो बात ये है कि कॉस्ट मतलब क्या देना पड़ता है फॉरेन एड के लिए, और बेनिफिट्स मतलब क्या फायदे इसके हासिल हो सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात ये कि कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की इमदाद करेगा।
एक बात, मेरा बड़ा बेहतरीन जुमला मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की ना ही कभी दोस्त होती है, ना ही कभी दुश्मन होती है। यानी कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की ना ही दोस्त होती है, ना ही दुश्मन होती है। It's all about getting more benefits as compared to another. It's all about getting benefits. और हर रियासत क्या चाहती है? हर रियासत फायदा हासिल करना चाहती है। हर रियासत फायदा हासिल करना चाहती है। ठीक है जी। अब बहुत सारे बनते हैं जी, मुसलमान के 56 मुल्क हैं और मुसलमान के 65 मुल्क हैं और मुसलमान इतने दुनिया में मुल्क लेके बैठे हुए हैं और यूं यूं। अब भाई आपको इस बात से अंदाजा क्यों नहीं होता कि हमारा जो अफगानिस्तान एक कट्टर मुसलमान मुल्क, अफगानिस्तान हमारा कट्टर मुसलमान मुल्क, लेकिन वो फिर भी हमारा साथ नहीं देता। एक मुसलमान मुल्क हो के अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता, बल्कि इंडिया का साथ देता है। मुसलमान मुल्क है कहने को। अच्छा, इसी तरह दुबई और कतर ना दोनों मुसलमान है, मसलक का भी फर्क नहीं है, दोनों का मसलक भी सेम है, दोनों मुल्कों का, फिर भी एक दूसरे के दस्तों गिरेबान। ठीक है ना, वो भी वहाबी हैं, वो भी सऊदी अरब वाले भी वहाबी हैं, फिर भी एक दूसरे के दस्तों गिरेबान। ये रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है? हाँ लगी हुई, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग बेनिफिट्स। अच्छा, दुबई और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि हम दोनों के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। अब एक बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सीपैक बन रहा है। सीपैक, दुबई पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त था, गिराई कहते हैं बहुत ही पक्के दोस्त को, तो बहुत ही पक्का हमारा दोस्त था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही दुबई ने देखा कि यार ये तो सीपैक बन रहा है, ओ भाई सीपैक बन जाएगा तो दुबई कौन आएगा, सब गवादर चले जाएंगे, दुबई की तो ऐसी तैसी हो जाएगी जी अगर ये बन जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीपैक की मुखालफत कर दी और इंडिया की जाके गोद में बैठ गए और लेट गए इंडिया की गोद में जाकर। दुबई वाले कहने को वो भी मुसलमान है, लेकिन उन्होंने क्या करा, सोने का मंदिर बनाना शुरू कर दिया और सोने की मूर्तियां, और ये बेहतरीन दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर दुबई में सामने आता है उसके बाद, और इंडिया में गठजोड़ हो जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मोदी जैसे एक जो कातिल को दिया जाता है। हम देखते हैं एक मुसलमान मुल्क जब वो अवार्ड दे रहा है, दुबई एक मोदी जैसे नाजी शख्स को कब दे रहा है, जब उसने कश्मीर में कर्फ्यू भी लगा दिया, वहां पे मारधाड़ तेज भी कर दी, उसके बावजूद उसको वो ऐसा सिविल अवार्ड दिया गया। अच्छा जी, अब इसराइल, इसराइल पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की कौम बेसिकली वजह है जो अभी तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि हम कहते हैं जी लानत इसराइल पर, और इसराइल एक बहुत ही मालूम लानती जो है ना मुल्क है यहूदियों का। ठीक है ना। अच्छा खैर, यार तुम लोग चैट पे जो है ना ऐसे बोला जाए कि बात, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। ये ना ये बड़ा फायदे का, चैट मैंने बंद कर दिया, अब आप चैट नहीं कर सकते, तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं ना तुम्हारा, छोड़ो इधर उधर की बातें करो तुम लोग। अच्छा, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की बात क्या कर रहा था कि दुबई की मैंने और सऊदी इसराइल किया। तो इसराइल कैसा मुल्क है जी? इसराइल यहूदियों का। और पाकिस्तान से आप जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट जो है आपका, किसी भी मुल्क आप इस पासपोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुल्क अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो वो मुल्क कौन सा है? वो मुल्क है जी इसराइल। ये हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। उसकी वजह हमारी अवाम पाकिस्तान है कि अवाम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जज्बा है इस्लाम का। कुछ चीजों में जज्बा इस्लाम का है और ज्यादातर चीजों में इस्लाम का जज्बा नहीं है। दूसरे के ऊपर लान तान करना, दूसरे को गलत करार देना, उसके लिए बहुत जज्बा है हमारे पास। नमाज पढ़ने के लिए जज्बा नहीं है। अच्छा, फला काफिर, यूं काफिर, ये काफिर, वो काफिर, ये नहीं करा, इसने गलत कर दिया, दूसरों की गलतियों को उभारना, इसमें दूसरों को गैर इस्लामी करार दे देना, इसमें हम एक नंबर पे आते हैं जी पूरी दुनिया में।
और लेकिन तकवा इख्तियार करना, उसवा हसना इख्तियार करना, जो दीनी अहकाम कहते हैं उनको पर चलाना, इसमें हम आगे नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल ये है, बहरहाल उसके बावजूद ये जज्बा है पाकिस्तानी अवाम है कि जो हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया सेंटर ऑफ इस्लाम भी बहुत सारे लोग उसको कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मक्का और मदीना सेंटर ऑफ इस्लाम है, बट सऊदी अरेबिया इज नॉट द सेंटर ऑफ इस्लाम। हाँ, एक जमाने में जब ऑटोमन एम्पायर, अर्तुगरुल आप लोग देख रहे हैं, जब खिलाफत उस्मानिया और उन अर्तुगरुल की कायम करदा सल्तनत जब तक वो सऊदी अरब पे थी, जब तक तो वाकई में वो समझा जाता था। और फिर हुआ क्या कि अंग्रेज, बरतानिया और अमेरिका और ये जो सऊद था बेसिकली, उन्होंने ये मिलकर उनसे छीन लिया था ना और खिलाफत उस्मानिया से, तो ये फिर सऊदी अरब बना, नहीं तो हिजाज इसका बेसिकली नाम था। अच्छा, तो बताने का मकसद क्या है कि इसराइल एक यहूदी मुल्क है, फलस्तीनियों को रोजाना वो मार रहा है। मस्जिद अक्सा जिसमें 2 रकत नमाज पढ़ने का सवाब कई लाख रकत नमाज पढ़ने का सवाब है। दुनिया की एक बुजुर्ग तरीन मस्जिद जिसमें कितने सैकड़ों हजारों नबियों ने वहां पर नमाज अदा की। ठीक है जी, तो ऐसी जगह उनके कब्जे, वो उसके साथ क्या करें, वो हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं मस्जिद अक्सा को गिरा के वो लोग, और स्टिल बहुत सारे मुसलमान कंट्रीज का उनसे राबता है, तिजारत है, ताल्लुकात हैं। सही, क्यों भाई? बेनिफिट्स, क्योंकि उनके बेनिफिट्स हैं आपस में, और बेनिफिट्स हैं तो कुछ नहीं करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग चलती रहती, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग चलती रहती, लेकिन हमारी तिजारत नहीं रुकती। आज पाकिस्तान, फरवरी में जहाज गिराया हमने, लेकिन हमारी फिर भी तिजारत नहीं रुकी, 1 महीना रुकी, उसके बाद दोबारा चलना शुरू। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों का फायदा न तो दोनों का नुकसान। जब टमाटर इंडिया से हम अभी भी हम मौजूदा वक्त में भी हम इंडिया से टमाटर ले रहे हैं। जब हम इंडिया से टमाटर नहीं ले रहे थे, ठीक है जी, जब हम इंडिया से टमाटर नहीं ले रहे तो क्या हुआ? यहाँ पे 400-500 रुपए टमाटर हो गया, यहाँ पे नुकसान, अवाम पाकिस्तान का नुकसान, क्योंकि टमाटर कम था, लोगों ने स्टॉक करके, और वो जो हमारे हाजी साहब होते हैं सारे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको कर्जा खिरंदोजी जो कि हराम होती है वो करना शुरू कर दी, और उन्होंने माल बनाया ताकि अगली बार अगले साल वो फिर हज पर जा सके। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में वो 8 आने किलो, 1 रुपए का 2 किलो हो गया, इतनी ज्यादा इंडिया में उसकी वैल्यू गिर गई। 1 रुपए का टमाटर इंडिया में 2 किलो हो गया, और फिर भी उसको रखने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने जानवरों के आगे डाल दिया रोडों पर। पूरा रोड देखता हद निगाह टमाटर ही टमाटर उसमें हो रहा है, सड़कों पे फेंक दिया टमाटर, क्योंकि टमाटर वहां पे कोई खरीदने वाला नहीं था। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक प्रोडक्ट की मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, लेकिन आपको एक प्रोडक्ट की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर टमाटर जो है वो अगर 2 कंट्रीज आपस में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इतने ज्यादा इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि दोनों का नुकसान हो रहा है। तो दोनों ने देखा कि यार दोनों का नुकसान हो रहा है, जज्बाती फैसला था कि हम टमाटर नहीं देंगे और यूं नहीं करेंगे, और बाद में दोनों के दोनों सीधे हो गए और टमाटर हमें मिलना भी शुरू हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की। अच्छा, ये बातें तो सारी मैंने बताई आपको कि कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत की दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपना क्या देखती है, अपना फायदा देखती है। अब जब मैंने ये कह दिया कि कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की दोस्त नहीं होती, वो अपना अपना बेनिफिट्स देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब हमें सलाह आता है, इधर से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा आ रहा है। तो चाइना की तो मैंने बात ही नहीं करी है, इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान के लिए। चाइना के हालात ये है कि वो मुसलमान बच्चों को पकड़ते हैं, और मुसलमान बच्चों को पकड़ के उनका दिमाग चेंज करते हैं, उनका दिमाग बनाते हैं कि भाई तुम किस तरफ आ जाओ, तुम इस तरफ आ जाओ, और ये बुद्धिज्म को फॉलो करो, कम्युनिज्म को फॉलो करो, मुसलमान मजहब को छोड़ दो, हम तुम्हें ये भी देंगे वो भी देंगे, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा एंटी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का कितना ख्याल करता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया की नाक में नकेल डाल के रखनी है तो हमें ये करना ही होगा। सही है जी। तो अगर वो हमें इतना फायदा देता है, अगर चाइना, तो खुद भी उसको फायदा होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। तो हर कंट्री की एक न एक दूसरे से, अमेरिका और रशिया आप देख लें, सऊदी और ईरान आप देख लें, ठीक है ना, जनूबी और साउथ कोरिया आप देख लें, तो बहुत सारे कंट्रीज है दुनिया के अंदर जिनकी आपस में, दुबई और कतर आप देख लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप देख लें, ईरान और इराक के अंदर 11 साल आपस में जंग हुई है, वो भी एक ही मसलक से ज्यादातर बिलोंग करते हैं, ईरान और इराक, उसके बावजूद दोनों में 11 साल जंग हुई है। वो दोनों एक बेहतरीन ताकतवर मुल्क थे, और 11 साल वो बेचारे लड़े आपस में, गधे।
दोनों मुल्क दोनों तबाह बर्बाद हो, दोनों ने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। एवरी कंट्री, नजर आ रहा है ना आप लोगों को, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड strive for his own benefits. Every country in the world strive for his own benefits. Full stop. Therefore, whatever aid is provided by any country is basically tied with their own benefits. The country who receive aid is also bound to obey the donor country. The country who receive aid is also bound to obey the donor country. यानी वो कंट्री जो कि इमदाद रिसीव कर रहा होता है, तो सिर्फ इमदाद रिसीव कर लेना ही उसका काम नहीं होता, बल्कि इमदाद रिसीव करने के बाद उसे जो कंट्री इमदाद दे रहा होता है उसकी बहुत सारी बातों को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। और जो डोनर कंट्री वो एक्सप्लॉइट करता है उन कंट्रीज को, बोरोइंग कंट्रीज को, रिसीविंग कंट्रीज को, गरीब मुल्क को एक्सप्लॉइट करता है। किस तरह? आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन हमले आपके बचपन में होते होंगे, ड्रोन हमले आपने सुना होगा, ड्रोन अटैक, ड्रोन अटैक। तो ड्रोन अटैक, हमारी जमीन से जहाज उड़ा और हमारी जमीन पर उसने गिरा दिया। हम मजम्मत तो कर रहे हैं लेकिन उनका ड्रोन को हम गिरा नहीं सकते, इतनी हमारी हिम्मत उस वक्त नहीं थी। ये किसका दौर था? आप इसको गूगल पे खुद पढ़िएगा, किसी भी पर्सनालिटी का नाम लेकर। कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता मैं अपने लेक्चर में। अच्छा, तो ये बताओ, इसी तरह क्या हुआ जी, फला कबीले पे हमला करो, इधर यूं कर दो, इसको यूं मारो, उसको यूं पीटो, ठीक है ना, हम ऐसा करेंगे आपके अंदर आके। तो एक एटमी ताकत के अंदर एक दूसरी मुल्क की फौज आती है और वो ऑपरेशन करके चली जाती है। बॉर्डर के अंदर कई ऐसी जगह आती है जहां पर चारों तरफ फौज ही फौज होती है, वहां घुस के दूसरे मुल्क की फौज आकर ऑपरेशन करके चली गई। And we did nothing. Why? Just because of the cost of foreign aid. हमने वो क्या अदा कर दी? Cost of foreign aid हमने अदा कर दी। सही है जी? ओके, आगे चलते हैं। The cost and benefits of foreign aid and economic assistance can be explained by the following points. पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। भाई हमें नुकसान भी होता है फॉरेन एड लेने से, लेकिन नुकसान के बावजूद भी हम फॉरेन एड ले रहे होते हैं। हमें नुकसान भी होता है फॉरेन एड से, लेकिन हम नुकसान के बावजूद जो है वो फॉरेन एड हम ले भी रहे होते हैं, ठीक है।
तो द क्वेश्चन इज वाई, हम क्यों फॉरेन एड ले रहे होते हैं, उसकी क्या वजह होती है, ये हम देखेंगे। बेनिफिट्स होते हैं उसके, कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो मजबूरन हमें लेना पड़ती है फॉरेन एड, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। जी, फॉलोइंग आर द, लिखिएगा साथ साथ, डिफरेंट following are the different benefits of foreign aid. Point number 1. Point number 1. Balance of payment support. अच्छा देखें, ये बहुत ही रियल इंस्टांसेस पर ये बात हम करेंगे। हकीकत पर मबनी तमाम बातें इस लेक्चर में आप देख रहे हैं। अब मैं बात बता रहा हूँ आपको उस वक्त की कि जब हमारे प्यारे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब गए, उनकी हुकूमत गई। डॉलर कितने का था? मैं चैट खोल देता हूँ दोबारा, बिला वजह के मत कीजिएगा। ये मैंने चैट मैंने खोल दिया ऑप्शन। आप बताइए डॉलर कितने का था जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, और आज डॉलर कितने का, जरा ये बता दीजिए। ओके, देखते हैं क्या रिप्लाई आ रहा है। 100 रुपए का डॉलर था, और 132 भी आ रहा है। नहीं यार, 132 नहीं था यार, कम था, 120 था मेरे ख्याल से, शायद 110 या 120 था, वल्लाह आलम। 100 तो शायद नहीं था, हाँ 110 या 120 था बस, ठीक है। नहीं यार, 120 से भी कम था यार, 120 तो महंगा हुआ था फिर होगा, 110 था मेरे ख्याल से, 110 था, हाँ ठीक है, शायद 110 से भी कम, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। चलें 12 आगे चलते हैं। अब 165 167 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये कि डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, 110 से 120 हुआ, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब डॉलर बढ़ रहा है। जब डॉलर बढ़ रहा है तो क्या होता है, जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारा पूरा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो 70, 80, 90% जो चीजें वो तो इम्पोर्ट होकर आती हैं। अब जो कुछ भी इम्पोर्ट होता है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है वो तो डॉलर में होता है। जब डॉलर बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो डॉलर बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल पूरा हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, तो सारा ट्रांसपोर्टेशन हमारी बढ़ रही, फिर एयर इंटरनेशनल एयरलाइन सब डॉलर में पैसे लेती हैं, डोमेस्टिक हर चीज जो है वो महंगी होना शुरू हो गई, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा हर चीज महंगी हो जाएगी। अब डॉलर क्यों बढ़ा था? डॉलर का ताल्लुक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के स्टॉक से। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का स्टॉक ज्यादा होगा, बहुत ही टेक्निकल बातें हैं आज के लेक्चर के अंदर, बहुत ही टेक्निकल, मैंने जो है वो लेक्चर शुरू कर दिया है, और कोशिश कीजिएगा कि कोई मिस ना करें आप, ठीक है ना, ठीक है ना। जब डॉलर महंगा हो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि वी आर इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। जब तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं होता, आप इमरान खान को निकालें और कायद आजम को उठा के उनको खुद बिठा दें, जब भी कुछ नहीं हो सकता जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री ना बन जाए, ठीक है ना। और बहरहाल हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, पिछले दौरों से भी ज्यादा इस वक्त हालात खराब हो चुके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट में क्या होता है जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे जो होते हैं ज़खायर फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरता है, मैं आपको एक जो है ना इसके जरिए भी सिखाता हूँ ना, एक मिनट अभी देखिएगा। फॉरेन रिजर्व्स यानी कि जो बाहर दुनिया का पैसा, और डॉलर रेट, इन दोनों में ना एक वो होता है जिसे कहते हैं इंटर रिलेशन होता है आपस के अंदर, ठीक है जी। अब अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, अगर उसका स्टॉक डाउन होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का स्टॉक पाकिस्तान में क्या होता है जी, डाउन, इसकी वजह से जो डॉलर का रेट है वो भी क्या होगा, वो ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर, सॉरी,
इसको डिलीट करना होगा। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम होगा और डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जितना पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होता जाएगा, डॉलर रेट क्या होता जाएगा, ऊपर जाता रहेगा। अब पाकिस्तान किन हालात में था, पाकिस्तान ने पेट्रोल की पेमेंट करी, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, अब पेमेंट किस में हो रही है, डॉलर में या दूसरी करेंसी में हो रही है। अब हमारा जो जखीरा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जितना हमारा जखीरा कम होता जा रहा था, हमारे डॉलर का रेट क्या होता जा रहा था, ऊपर जा रहा था। अब से डॉलर का रेट ऊपर गया, डॉलर का रेट ऊपर गया तो जहाज के टिकट बढ़ गए, हर चीज का रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, लोगों ने और उसको सेव किया। लोगों को पता चला कि भाई डॉलर अभी और गिरेगा। अब भाई हमारे, मैं बताऊं, इतने तो दुनिया में पूरे सांप नहीं जितने पाल लिए हमने आस्तीनों में, यानी पाकिस्तान में तो बस सांप ही पैदा हो रहे हैं मुझे लगता है, और कुछ पैदा नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे प्यारे पाकिस्तानी, अब भाई अब सियासतदानों को बुरा कहते हैं, अपने पाकिस्तानियों की हरकतें तो देखिए। पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर तो अभी और बढ़ेगा। मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के डॉलर खरीद के साइड में डब्बे में डाल दिए कि मैं बाद में बेचूंगा। उसने बोला मैं 150 का हो जाएगा तो बेचूंगा। उसने 115 का खरीदा, 150 का हो जाएगा तो बेचेगा। आज 165, 100 आपके सामने, और नीचे भी नहीं जा रहा। और डॉलर तो ऐसा जितना आगे आता है पीछे नहीं जाता डॉलर कभी भी, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो 2 रुपए का डॉलर था। पाकिस्तान जब बना 2 रुपए का डॉलर, आज पाकिस्तान कितने पे जो है वो डॉलर खड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, रिजर्व्स कम होते जा रहे थे, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा था। डॉलर का रेट बढ़ के उसके और भी इश्यूज आ रहे थे। पेट्रोल महंगा तो हर चीज महंगी, दूध महंगा, दही महंगा, डबल रोटी, अंडे, आटा, दाल, चावल, चीनी, चिकन, मटन, बीफ, ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े, चश्मा, लैपटॉप, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन, फिर क्या हुआ, देखे ना आप लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए तो डॉलर रेट बढ़ गया। डॉलर रेट बढ़ा, पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, खाना पीना, कपड़े, हर चीज, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्रीज। ये सब कुछ बढ़ गया, सैलरी नहीं बढ़ी। जब सैलरी नहीं बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कम हो गया। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कम हो गया, अब क्या हुआ, हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। जब डिप्रेशन का शिकार हुए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई इदारों की, जो इदारे कोई चीज बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, चश्मा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये कुछ भी बना रहे हैं मतलब, तो उनकी क्या हुआ, उनकी कॉस्ट बढ़ गई। जब उनकी कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने, अब वो सर पाड़ के बैठ गए, यार अपनी अब ये कॉस्ट किस तरह कम करें। अब उन्होंने कॉस्ट कम करने का तरीका क्या था, उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या बात है, कितने एम्प्लॉय हमारे, 200 को निकाल दो पहले महीने में, 200 को निकाल दो दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में 200 का निकाल दो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके जॉब दर जॉब, ग्रुप्स के ग्रुप्स निकालना शुरू कर दिया, बेरोजगार करना शुरू कर दिया। जब बेरोजगार करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उनके बेरोजगार करने की वजह से, ठीक है जी, उनके बेरोजगार करने की वजह से ये हुआ कि भाई बेरोजगारी भी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम बढ़ जाएगा। अब जब ये हालात बढ़े, अब असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। असद उमर बैठे, करूं मैं लोन लूं या नहीं लूं। मैंने तो कस्में खाई थी, मैंने तो कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैंने तो कहा था मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, लोन नहीं लूंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यही सोचते सोचते क्या हुआ, रिजर्व्स कम होते गए, डॉलर बढ़ता गया, सब कुछ तबाह बर्बाद होता गया, तबाह बर्बाद होता गया। वो देखते रहे अपनी आंखों से। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि आपका एक कमरा है, उसके अंदर इस तरीके का कोई पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे में जरा सी आग लग जाती है, आप सोच रहे हैं इसको पानी से बुझाऊं या मट्टी से बुझाऊं, पानी से बुझाऊं या मट्टी से बुझाऊं। आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इस आग को पानी से बुझाऊं या मट्टी से बुझाऊं। फिर क्या हुआ, आग इतनी भड़क गई कि अब वो आपके काबू से बाहर हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको जलता छोड़कर आप वहां से रफू चक्कर हो गए। आरी बात समझ, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कम नहीं होती। फाइनेंस मिनिस्टर के जो काम होते हैं वो एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू मैं समझता हूँ कि भाई बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर्स को छोड़ो, जब अंदर ही इतने हमारे मसले, तो बॉर्डर से कोई आके क्या करेगा। जब हमारे मुल्क के इतने हालात खराब होंगे ना, तो अपनी फौज वो हमारे मुल्क में घुसने के लिए नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारे मुल्क से उनके मुल्क में कोई ना घुस जाए इसलिए लगा लेंगे। ठीक है जी। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट पर आते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि टेक्निकल हेडिंग्स हैं, थोड़ा टाइम लेगा, आराम से समझा के फिर आपको लिखवाऊंगा। कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जिससे हम बहुत जल्दी गुजरेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बिल्कुल डेप्थ में
बिल्कुल डेप्थ में जाके मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आखिरी बात है इसके अंदर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट से क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहे थे, हमने बाहर से डॉलर लिए, फिर क्या हुआ? इमरान खान साहब ने फौरन एक जहाज का मुंह किया दुबई की तरफ, दुबई से 2 अरब डॉलर लाए, इस फॉरेन रिजर्व में डाल दिए। सऊदी से 2 अरब डॉलर इसमें डाल दिए, चाइना से 2 अरब डॉलर इसमें डाल दिए, एकदम से इसमें 6 अरब डॉलर आ गए। जब 6 अरब डॉलर आए इसके अंदर, तो फॉरेन रिजर्व में स्टे आया। जब फॉरेन रिजर्व में स्टे आया तो डॉलर में स्टे आया, जब डॉलर में स्टे आया तो महंगाई में स्टे आया, जब महंगाई में स्टे आया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टे आया, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टे आया तो जो अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही थी वो भी थोड़ी सी रुक गई। ठीक है ना? तो इस तरह क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं हमारे मुल्क में, वो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, 8:30 बज चुके हैं। चलें बस आज फिलहाल यहीं तक। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मजीद इस पर बात करेंगे कल। ठीक है ना? कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कोई सवाल? अच्छा, लेक्चर्स के सबके लिंक में भेज दूंगा सारे पूरे महीने के। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।